हमने एक प्लान बनाया था आज से करीब 40 साल पहले, 35 साल पहले। हाँ हाँ। डीआईजी चतुर्वेदी थे। डीआईजी चतुर्वेदी, ये क्या राजेंद्र चतुर्वेदी मालवीय नगर में रहते थे वो, और वहां उन्होंने पुलिस जन सहयोग का एक मिशन जो है पुरोहित जी के साथ मिलकर कुछ शुरू किया था। एक विदिशा के पुरोहित जी हैं। हाँ हाँ। पुलिस जन सहयोग का एक अखबार निकलता था डेली। अच्छा। और उसका उन्होंने ऐसा नेटवर्क कर दिया पुलिस के साथ में, समाज का इंटरेक्शन किस ढंग का हो जिससे कि वो पुलिस को जो, तो हम अभी उस मिशन का तो अखबार बंद हो गया वो। हम चाह रहे थे कि पुलिस के हर स्टेट के अपने अपने वो हैं कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रभक्ति और जन सेवा है। हाँ हाँ। बिहार का कुछ और है। हाँ हाँ। ऐसे तो मुझे वो सूत्र चाहिए थे 10 स्टेट के अलग अलग सूत्र जो भी हैं उनके, वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो मिल जाएंगे आपको। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। कैसे ढूंढे उसको गूगल पे? मतलब तो आप जो है ना उस स्टेट का मोनो खोजेंगे ना, तो उस मोनो में ही लिखा रहेगा। अच्छा, स्टेट मोनो ऑफ ऑल स्टेट, पुलिस मोनो ऑफ द फलाना करके आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मोनो के नीचे ही लिखा रहता है। लेकिन आपका इस कॉन्सेप्ट पर विचार कैसे बना, क्यों बना? नहीं, मेरा देखिए, मैं एक्चुअली सामाजिक रचना में अभी देख रहा हूँ पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो बदमाश भी उतना ही बन सकता है और शरीफ भी, मतलब रक्षक भी उतना ही बन सकता है। रक्षक और भक्षक दोनों रोल, क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी हुई है आपकी, देखो ब्यूरोक्रेसी और कारपोरेट के माध्यम से। मैं आपको बताऊं गोविंद जी, एक नया पक्ष आपको कानूनी पक्ष नहीं मालूम होगा, वो बता देता हूँ। एक तो पहले ये बताता हूँ आपको कि कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत जोर से जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। पहले हम लोगों ने अनौपचारिक रूप से, जैसे मैं भोपाल का एसपी था, तो बड़े जोर से चारों तरफ जो है गांवों में ग्राम रक्षा समितियां थी और शहरों में जो है शहर मोहल्ला रक्षा समितियां थी, राइट। वो पुलिस के साथ जो है गश्त से लेके हर चीज करती थी, ठीक है ना। और सभी बीट में बीट हेडक्वार्टर खोले गए थे और थाने से निकाल के उनको बीट हेडक्वार्टर, मतलब मिनी थाने के रूप में उनको फंक्शन कराया गया था, ठीक है ना। और इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को काफी गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया और एक कम्युनिटी पुलिसिंग जो है पूरी विंग सैंक्शन की गई है। जो इसमें रक्षा समितियों के लोग हैं, इनको काफी उसमें एक कानून बनाया गया, रक्षा समिति कानून। उसमें ढेर सारी जिम्मेवारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई हैं। इनको एक वो इंश्योरेंस भी दिया गया है, मतलब जो है जिससे कि इनके साथ कभी कुछ होता है तो वो उनको, तो इनको कोई मानदेय मिलता है क्या? मानदेय तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, मतलब कुछ कुछ जो है ना सपोर्ट सिस्टम, एक बाकायदा एक्ट बन के, और एक एडिशनल डीजी कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना करके है, मतलब एक कम्युनिटी पुलिसिंग की एक पूरी विंग ही है, समझ गए ना जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक जनता नहीं जानेगी तब तक प्रॉब्लम है। इसमें समझना अपन को ये पड़ेगा कि देयर आर द टू टाइप ऑफ द पुलिस। एक पुलिस, दो तरीके की पुलिस है। एक पुलिस वो है जो वर्दी पहनती है, उससे वेतन मिलता है, और दूसरी पुलिस जो है वो आप है, राइट, जो सिविल ड्रेस पहनती है, जो कानूनी रूप से जो है उसको वेतन नहीं मिलता है, लेकिन आपके ऊपर सभी पुलिस की जिम्मेवारियां हैं कानूनी तौर पर, और वो कानूनी तौर पर इतनी सक्षम जिम्मेवारियां हैं कि यदि आप उनका निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जो है प्रोजिक्यूट किया जा सकता है, उसमें जेल का प्रावधान है, और उसमें जो डिफेंस है कि आप इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल केस में जब कोई अपराध घटित होता है तो ये जिम्मेवारी पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की होती है कि सामने वाले ने अपराध किया है, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसने अपराध किया है। ये कौन सिद्ध करता है? पुलिस अपनी विवेचना से, प्रोसिक्यूशन उसे कोर्ट में सिद्ध करती है, तब उसे सजा मिलती है जी। लेकिन इस जो है जो ये जिम्मेवारी है, ये आर्टिकल सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत, तो आप इसको 39 को जरा नोट करिए और गूगल करके उसे पढ़िए, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये जिम्मेवारी है कि जो सर्टेन कैटेगरी के यदि ऑफेंसेस आप रिपोर्ट नहीं करेंगे
तो प्रोजिक्यूट भी किया जा सकता है और आप इनोसेंट हैं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखने में तो ये लगता है कि ये बड़ा वो है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये बड़ा अधिकार है, राइट। भाषा में ना जाए, उसके इस इन्फ्रेंस पे भी ना जाए कि आपको बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंट आपके ऊपर है, क्योंकि ये वो अधिकार है जिसके तहत विक्टिम को न्याय के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। किसी अन्य व्यक्ति के संज्ञान में आने पर उसे एफआईआर दर्ज करने का हक है, राइट। और हक अकेला नहीं है, यदि वो उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता है तो उसे प्रोजिक्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। दिस इज वन। सेकंड है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको राइट टू अरेस्ट है, राइट। तो यदि आपकी आंखों के सामने कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है तो पुलिस वहां खड़ी भी है तब भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस खड़ी भी है तब भी, ठीक है ना। और यदि पुलिस है तो उसे हैंडओवर आप करिए, और यदि पुलिस वहां नहीं है तो थाने में जो नियरेस्ट थाना है वहां हैंडओवर करिए। ये कानून का प्रावधान है, ठीक है ना। जी। अच्छा, इसके साथ दूसरा प्रावधान भी है। ये तो वो है जब आपके सामने अपराध घटित हो रहा हो। एक दूसरा ये भी है कि जिसको भी पुलिस एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देती है, राइट, तो वो उसको अरेस्ट करने का अधिकार भी आम जनता के व्यक्ति को तो है। अच्छा, तो दो चीजों के लिए अधिकार उसको प्राप्त है, वो भी राइट टू अरेस्ट, राइट। पहला तब जबकि संज्ञेय अपराध उसकी आंखों के सामने हो रहा है, राइट, और दूसरा तब जबकि उसे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यदि हम जो है सभी केसेस में जिसमें 3 दिन में जो भी समय सीमा देते हैं, यदि उस समय में पुलिस यदि उसे अरेस्ट नहीं कर पाती है तो उसे एब्सकॉन्डर माना जाए, एक 2 मिनट में बात हो गई है। अदरवाइज क्या होता है, पुलिस ढेर सारे लोग घूमते रहते हैं और पुलिस को नहीं दिखाई देते हैं, राइट। तो जनता को उसे अरेस्ट करने का अधिकार मिल जाएगा, राइट। जी। आपको ये भी मालूम है कि हर नागरिक इज ड्यूटी बाउंड टू हेल्प पुलिस ऑफिसर। यदि उसने हेल्प नहीं किया तो उसे प्रोजिक्यूट किया जा सकता है। अच्छा, हर नागरिक को। ये कानून के प्रावधान कह रहा हूं मैं। इसको आप जो है ना सेक्शन 43, 44, 42 ये सब पढ़िए जरा इसको, ठीक है ना। मतलब एक अपन जो है क्या होना चाहिए वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, आज का कानून क्या कह रहा है वो बात कर रहे हैं। जी, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति को आप किस आधार पर पुलिस वाला मानते हैं? हम तो पुलिस वाला वर्दी पहनता है और उसको नौकरी मिलती नहीं। अब 2 तरीके से पुलिस वाला है। एक तो जो कि संज्ञेय अपराध को जो है ना रिपोर्ट कर सके, रिपोर्ट उस पर कार्रवाई करा सके। दूसरा वो है कि आप उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है कि सहायता करने के लिए भी है, मतलब आपको पुलिस की। तो तीनों तरीके से पुलिस वाला जवान होता है तो वो अपने ऑफिसर के आदेश के तहत उसकी मदद ही करता है ना, चाहे उसके आदेश का पालन करता हो, लेकिन एसेंशियली तो वो हेल्प ही है ना। जी। तो देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है वो पुलिस वाला है, बराबर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, तो मेरा ये मानना यही है कि हमारी समस्या दूसरी जगह है। हमारी समस्या ये है कि हम संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन नहीं करा पा रहे हैं, और जानते भी नहीं है सब अधिकांश लोग तो। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है ना। और नहीं, और देखिए जो सरकार जिस संविधान के तहत खड़ी हुई है वो संविधान की जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है। पुलिसिंग इज नॉट ए प्रेरोगेटिव, इट इज ए सॉवरेन एज वेल एज constitutional responsibility of the state government under entry to Schedule 7 List 2 of the Constitution। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको जो है आपकी सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है जी। और इसको पालन कराने के लिए ही गवर्नर की व्यवस्था की गई है। गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट को कि क्या सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चल रही है, और यदि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत नहीं चल रही है तो उसे आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करने का आदेश दिया जा सकता है और उसको डिसमिस किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि चारों तरफ ढुलमुल वाली बात हो गई है, कोई अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार जी।
केंद्र सरकार का जो है स्वार्थ ये रहता है कि वो ये चाहती है कि यदि मान लो कोई राज्य सरकार गलत भी कर रही है तो उसे बदनाम करके और बाद में राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाए। जी हाँ। अच्छा, दूसरा उसको डर ये भी रहता है कि जो दूसरे की सरकार है वो तो ठीक है, उनकी सरकारें भी तो वही सब कर रही हैं। हाँ, बराबर। आप ये देखिए कि पुलिस जो है चलती है सीआरपीसी के हिसाब से, राइट। सीआरपीसी में दो ही प्रावधान है। एक प्रावधान है 154 सीआरपीसी का, जिसके तहत संज्ञेय अपराध की आप रिपोर्ट करते हैं। यदि आपकी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो आप 154(3) में एसपी को रिपोर्ट कर सकते हैं, और एसपी को इतने बृहद अधिकार प्राप्त हैं कि उसे उसी थानेदार को उसे भेजने की जरूरत नहीं है, राइट। वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को यदि उसकी जांच दे देगा तो उस पर्टिकुलर केस में उसे थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन यदि इस तरीके से माने कि कोई जो है सबऑर्डिनेट एसपी का से सब हेड कांस्टेबल राम सिंह, राइट, ये सबऑर्डिनेट। अब यदि उसने किसी केस की जांच उसको दे दी, इन्वेस्टिगेशन उसको दे दिया, तो वो हवलदार राम सिंह को उस थाना प्रभारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 154(3) में उसको थाना प्रभारी के समस्त अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। मतलब इतने पावरफुल वो है। अब अज्यूम करिए कि इस प्रकरण मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा लॉजिकल ले जाता हूँ, जिससे आपको कानूनी पूरा विस्तार मालूम पड़ सके, ठीक है ना। अब यदि अज्यूम करिए कि एसपी भी नहीं सुनता है तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आप जो है ना डीआईजी आईजी जिसको कहना है, बट वो प्रशासनिक है, लीगल नहीं है, राइट। और उस प्रशासनिक में भी लीगल सेक्शन है, सेक्शन 36 के सुपरवाइजरी ऑफिसर को वो सभी पावर प्राप्त हैं जो कि थाना प्रभारी को प्राप्त हैं। तो उस कानूनी प्रावधान के तहत वो थाना प्रभारी को कानूनी भी आदेश दे सकता है। तो एक प्रशासनिक हो गया, एक कानूनी हो गया, राइट। अब अज्यूम करिए कि इसके बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो कानून में एक धारा है 156(3) सीआरपीसी। मतलब हम कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट आदेश देगी कि साहब इसका पंजीयन करिए, इसकी विवेचना करिए, राइट। अच्छा, नॉर्मल कोर्स में कोर्ट के ऊपर ये प्रतिबंध है कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है, राइट। लेकिन जो केस 156(3) के तहत रजिस्टर्ड होंगे उसका सुपरविजन का पावर कोर्ट को स्वतः प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें कोर्ट को भी शक्ति मिलती है। फिर मतलब जो सामान्य केसेस में आप नहीं कर सकते हैं, यदि कोई केस आपके आदेश के तहत पंजीबद्ध हुआ है तो उसको सुपरवाइज करने का भी आपको पावर मिल जाता है। और उसका लॉजिक यही है कि चूंकि पुलिस की अनिच्छा है और आपने किया है, तो वो यदि उसको मजबूरी में यदि अपराध पंजीयन करना भी पड़ा तो वो विवेचना ठीक ढंग से नहीं करेगी, तो ये उसके पीछे लॉजिक है। फिर एक चौथा सेक्शन है, सेक्शन 482। उसमें हाई कोर्ट को जो है ना अधिकार प्राप्त है कि यदि जो है कोर्ट ने भी आपकी बात नहीं सुनी है तो हाई कोर्ट बात सुनेगा। और फिर पांचवा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ढेर सारे आदेश देके रखे हैं जिसके तहत यदि संज्ञेय अपराध का रिपोर्ट किया जाता है तो पुलिस को कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसे अपराध पंजीबद्ध करना होगा। यदि किसी कारण से उसे लगता है कि वो यह निर्णय नहीं ले पा रही है कि संज्ञेय अपराध हुआ कि नहीं, तो वो कुछ केसेस में जांच कर सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। वो इस बात की जांच करेगा कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ या नहीं। आप समझ रहे, दोनों चीजों में फर्क है। एक में केस की विवेचना है, एक में इस निष्कर्ष की व्यवस्था है कि संज्ञेय अपराध हुआ कि नहीं हुआ, राइट। नॉट गोइंग इनटू द कंटेंट एंड डिटेल ऑफ द केस, राइट। और इसके बाद जो फाइनल बचता है कि पीआईएल भी लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इतनी सारी रेमेडी अवेलेबल है। फिर जो है प्रशासनिक रेमेडी अवेलेबल है, क्योंकि उनके सबऑर्डिनेट अपना ठीक ढंग से प्रशासनिक काम नहीं कर रहे हैं, आपकी केस नहीं लिखी जा रही, तो इट मैटर कैन बी टेकन एडमिनिस्ट्रेटिवली। अब अभी आप देखिए थानों में अधिकांश केसेस में एप्लीकेशन ले लेते हैं, राइट। तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये नियम के अनुकूल नहीं है, राइट। यदि आपका संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और असंज्ञेय है तो 155 सीआरपीसी के तहत असंज्ञेय की रिपोर्ट लिखी जाना चाहिए। तो रिपोर्ट आपकी दोनों परिस्थितियों में लिखी जाना चाहिए। असंज्ञेय अपराध की केस में आपको सलाह दी जाना चाहिए कि चूंकि ये असंज्ञेय अपराध है लिहाजा आप न्यायालय जाइए, राइट। मतलब
154 और 155 में ये फर्क होगा। तो अब इसमें जो है, यदि हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात करें, यदि हमारे पास कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो क्राइम फ्री भारत उस इंस्टीट्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उस जगह को फिल करे और वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे। तो यदि एज्यूम करिए कि कोई व्यक्ति जो है ना ढेर सारे केसेस रजिस्टर नहीं कर रहा है, जो कि CFB में भी रिपोर्ट पहुंच रही है, और उसको वो कंपाइल करके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी इन्फोर्स करा सकता है। पहले तो लीगल अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स कराएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करा सकता है, फिर वो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी इन्फोर्स करा सकता है। जैसे जो है मेंबर के साथ देखिए, SP ने इतने केसेस में FIR दर्ज नहीं की, ये प्रूफ्स हैं, राइट। तो वो पूछ सकता है कि बताइए जो है ना, ये जानकारी SP को थी कि नहीं थी, फिर SP ने अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं कराया, लाइकवाइज, राइट। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। एंड फाइनली आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब डाटा जो है ना CFB कोरिलेट करके गवर्नर को भेजे, और गवर्नर से कह के साथ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, सो देयर इज ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, हम आपको डिटेल दे रहे हैं, आप रिपोर्ट भेजो प्रेसिडेंट को। अब गवर्नर आपकी बात क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना जी, राइट। तो ना सुनने के लिए फिर वो हम उसके खिलाफ PIL लगा सकते हैं, राइट। लेकिन अच्छा, इस पूरी व्यवस्था में चूंकि बैकएंड इंजन में डाटा बढ़ता जा रहा है, राइट, तो वो डाटा बढ़ने से कभी ना कभी तो सिस्टम मजबूर होगा कि नियमानुसार कार्रवाई करे, स्पेशली यदि उसके पीछे एक बड़ी भारी मशीन खड़ी हुई है जो डाटा को कंपाइल करती जा रही है, वो धीरे धीरे जो है ना सिस्टम को मजबूर करेगी, अकाउंटेबल करेगी, राइट जी। हाँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको ठीक ढंग से ब्रीफ करूं। नहीं, वो तो आपने बहुत अच्छे से किया, पर मैं तो अभी अब एक प्रैक्टिकली जो जिस फील्ड में अभी पिछले 10 साल से